नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का मालदा दौरा, 3,250 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। बीजेपी ने 79 सीटों के साथ मेयर पद पर दावा किया मजबूत। शिंदे बीजेपी में ढाई साल के मेयर फॉर्मूले पर हुई चर्चा। उद्धव ठाकरे ने बीएमसी चुनाव नतीजों पर गद्दारी का लगाया आरोप, जनता को बताया असली विजेता। दिल्ली समेत देश भर में गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा अलर्ट और टैक्स पेयर्स को फिर राहत की उम्मीद, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ने की संभावना। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदा में 3,250 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए अवैध घुसपैठ, विकास और केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर राज्य की टीएमसी सरकार पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा है कि दुनिया भर के कई समृद्ध देश अपने यहां से अवैध घुसपैठियों को बाहर निकाल रहे हैं और आज बंगाल में भी ऐसी ही जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया है कि टीएमसी अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने के बजाय उन्हें वोटर बना रही है। प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि भाजपा की सरकार बनने पर एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर देश से बाहर भेजा जाएगा। उन्होंने कहा है कि घुसपैठ की वजह से बंगाल के कई इलाकों में आबादी का संतुलन बिगड़ गया है। पीएम मोदी ने टीएमसी सरकार को विकास में बाधा बताते हुए बंगाल का भला तभी होगा जब यहां रुकावट डालने वाली नहीं बल्कि उन्नयन करने वाली भाजपा सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा है कि बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दी गई, जबकि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से देश के लाखों परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। वे चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल के गरीबों को पक्का घर, मुफ्त राशन और शून्य बिजली बिल जैसी सुविधाएं मिले, लेकिन टीएमसी सरकार इसमें बाधा बना रही है। सभा के दौरान पीएम मोदी ने मालदा की सांस्कृतिक विरासत, आम और लोक संगीत की भी सराहना की है और कहा है कि पूर्वी भारत को नफरत की राजनीति से मुक्त करने का काम भाजपा ने किया है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। मुंबई महानगर पालिका पर सभी की निगाहें थी और यहां वर्षों पुराने ठाकरे परिवार का राज आखिरकार खत्म हो गया। बीजेपी ने 79 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए मेयर पद पर अपना दावा मजबूत कर दिया है। शिवसेना, शिंदे गुट और बीजेपी के बीच मेयर पद को लेकर ढाई साल के फॉर्मूले की चर्चा चल रही है। शिंदे गुट चाहते हैं कि पहले 2.5 साल मेयर बीजेपी के पास रहे और शेष 2.5 साल उनके गुट के पास आए, लेकिन बीजेपी ने अभी तक इस पर कोई भी आधिकारिक सहमति नहीं दी है। मुंबई और अन्य नगर पालिकाओं में मेयर का चुनाव लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा। नगर विकास मंत्रालय अगले सप्ताह इस लॉटरी के माध्यम से आरक्षण की घोषणा करेगा, जिसमें यह तय होगा कि मेयर किस जाति या कैटेगरी के होंगे। उदाहरण के लिए अगर मुंबई के मेयर पद के लिए जनरल कैटेगरी की लॉटरी निकली तो बीजेपी किसी ओपन कैटेगरी के उम्मीदवार को ही मेयर बनाएगी। बीएमसी चुनाव के परिणामों के बाद शिवसेना उबाठा प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं को मातोश्री में संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि गद्दारी करके जीत हासिल करने वालों की जीत मुंबई को गिरवी रखने के लिए है। उद्धव ने जनता को इस सफलता का असली हकदार बताया और भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कागजों पर वे शिवसेना को खत्म कर सकते हैं, लेकिन जमीन पर खड़ी शिवसेना को नहीं। उद्धव ने महायुति पर सत्ता और एजेंसियों के दुरुपयोग, साम दाम दंड भेद का आरोप लगाया है और कहा है कि गद्दार चले गए लेकिन निष्ठा को कोई खरीद नहीं सकता। उन्होंने जनता से अपनी एकजुट शक्ति बनाए रखने और आने वाली पीढ़ी के लिए गर्व का अवसर देने की अपील की है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि काशी में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं और भौतिक सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण भी सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वो विकास कार्य को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और एआई वीडियो जैसी तकनीकी से लोगों को गुमराह किया जा रहा है।
सीएम ने मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर विशेष ध्यान देने की बात कही और कहा है कि अंतिम संस्कार में गरिमा, सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया है कि शवदाह के दौरान राख गंगा में न जाने दे और गंगा के जलस्तर को बनाए रखने के लिए विशेष प्लेटफॉर्म और व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। योगी आदित्यनाथ ने काशी के ऐतिहासिक महत्व और पिछले 11 सालों में हुए व्यापक विकास का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि 55,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं और उनमें से 36,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं लोकार्पित हो चुकी हैं। 2014 से पहले प्रतिदिन 5 से 25,000 श्रद्धालु काशी आते थे। अब यह संख्या 1.25 से लेकर 1.50 लाख प्रतिदिन है। गणतंत्र दिवस से पहले खालिस्तानी और बांग्लादेश स्थित आतंकवादी संगठनों से संभावित खतरों के मद्देनजर दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों को अलर्ट पर रख दिया गया है। खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि ये संगठन देश में आतंकी गतिविधियां करने की कोशिश कर सकते हैं। पंजाब के कुछ अपराधी विदेशों से संचालित आतंकवादी नेटवर्क से जुड़े हैं और आंतरिक सुरक्षा को अस्थिर करने में मदद कर रहे हैं। उत्तरी दिल्ली पुलिस ने संवेदनशील क्षेत्रों में 4 मॉक ड्रिल आयोजित की है, जिसमें लाल किला, चांदनी चौक, आईएसबीटी, कश्मीर गेट, खारी बावली, सदर बाजार और मेट्रो स्टेशन शामिल है ताकि सुरक्षा उपाय मजबूत किए जा सके। गणतंत्र दिवस पर परेड में लगभग 30 झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी, जिनका विषय होगा स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत, जो देश की सांस्कृतिक विरासत और विकासात्मक उपलब्धियों को दर्शाएगी। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी नेता आतिशी को लेकर हंगामा मचा हुआ है। विवाद उस समय वायरल हो गया है जब कहा जा रहा है कि आतिशी ने गुरुओं के अपमानजनक बयान दिए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस वीडियो को प्रामाणिकता को 100% सही बताया है और आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सत्य को दबाने के लिए पंजाब सरकार और पुलिस का इस्तेमाल किया है। रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि वीडियो में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हुई है और आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि वीडियो की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट में उसकी प्रामाणिकता को प्रमाणित किया गया है। उन्होंने पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को 22 जनवरी तक विस्तृत जवाब देने के लिए नोटिस भेजा है। विजेंद्र गुप्ता ने यह भी संकेत दिया है कि इस मामले में विशेष सत्र बुलाया जा सकता है ताकि सभी निर्णय केवल विधानसभा द्वारा ही लिए जा सके और किसी बाहरी हस्तक्षेप की अनुमति न हो। इस विवाद ने दिल्ली और पंजाब में राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है और बीजेपी और आप नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश को आज से वंदे मातरम स्लीपर ट्रेन की सौगात मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हावड़ा से गुवाहाटी के लिए चलने वाली इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है। इससे पहले देश में केवल सिटिंग वंदे भारत ट्रेन ही चल रही थी। प्रधानमंत्री ने मालदा टाउन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कई विकास परियोजनाओं और रेल सेवाओं का उद्घाटन भी किया है। उन्होंने कहा है कि इन परियोजनाओं से पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए यात्रा आसान होगी और व्यापार कारोबार में भी सुविधा बढ़ेगी। साथ ही बंगाल को 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भी मिलेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारतीय रेल अब आधुनिक होने के साथ आत्मनिर्भर भी बन रही है। भारत में बने इंजन, कोच और मेट्रो वेस्टर्न देशों को एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, जिससे अर्थव्यवस्था और रोजगार को लाभ मिल सकता है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत से यात्रियों को किफायती, तेज और आरामदायक रेल यात्रा का अनुभव मिलेगा। बजट 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने बजट पेश करने के लिए 2 हफ्ते से भी कम का समय बचा है। इस बार बजट कई मायनों में खास रहने वाला है, क्योंकि ये पहली बार रविवार के दिन पेश किया जाएगा और इसी वजह से शेयर बाजार भी रविवार को खुला रहेगा। पिछले साल बजट 2025 में सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में बड़ी राहत देकर मध्यम वर्ग और सैलरीड टैक्स पेयर्स को बड़ी सौगात दी थी।
12 लाख रुपए की आय को टैक्स फ्री कर दिया गया था और सैलरीड वर्ग के लिए 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिविजन जोड़ने के बाद प्रभावी टैक्स फ्री सीमा 12.75 लाख रुपए तक पहुंच गई थी। इसका मकसद खपत बढ़ाना और आम लोगों को आर्थिक राहत देना था। अब बजट 2026 से टैक्स पेयर्स को एक बार फिर उम्मीदें हैं। इस बार सबसे ज्यादा चर्चा स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर है। जानकारों का मानना है कि इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव की संभावना कम है, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है। इसकी मांग लंबे समय से की जा रही है और यदि ऐसा होता है तो सैलरीड वर्ग को सीधी राहत मिलेगी। यानी कि कुल मिलाकर टैक्स पेयर्स की नजरें एक बार फिर वित्त मंत्री के ऐलान पर टिकी हैं कि क्या बजट 2026 भी पिछले साल की तरह मध्यम वर्ग के लिए राहत भरा साबित होगा या नहीं। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।